अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं गुलजार हुसैन। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है वन नेशन वन इलेक्शन। हाउ मेनी कंट्रीज हैव दिस सिस्टम, विल इट सूट फॉर इंडिया। तो भाई वर्ल्ड फेयर की वीडियो है, काफी चीजें सीखने को मिलेंगी कि एक ही नेशन है, एक ही इलेक्शन, वो फिर कैसे, मतलब क्या सिस्टम है। देखते हैं वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट के बारे में और डिस्कस करेंगे कि दुनिया में कौन कौन से देश हैं जो इस सिस्टम को अपना चुके हैं और भारत के आसपास वो कौन कौन से देश हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर बढ़ चुके हैं। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा और अगेन आज के समय वन नेशन वन इलेक्शन पे बहुत चर्चा हो रही है। लोग फिर से डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक को। रीज़न ये है क्योंकि हाल ही में गवर्नमेंट ने ना एक 8 मेंबर का पैनल बना दिया है और इनका काम यही है डिस्कस करना इस कॉन्सेप्ट को कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या हम इंडिया में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसके फायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे। और कई मीडिया सोर्सेज ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि सिंस एक पार्लियामेंट्री सेशन होने वाला है 18 से लेकर 22 तारीख के बीच में, इस दौरान पॉसिबिलिटी है कि वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड कई जो बिल है, कानून है, ये पार्लियामेंट में पास किए जाए या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट हो सकती है। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर भारत में हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन लागू कर देते हैं तो इसका ह्यूमंगस इम्पैक्ट होगा भारत की पॉलिटिक्स पर, भारत की गवर्नेंस पर और पॉसिबिलिटी है कि कई रीजनल पार्टीज का जो इम्पैक्ट है ये ऑल टुगेदर बदल जाए। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2024 साल को अगर हम देखें, 2024 इतना दूर नहीं है, बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगा। मैं दिखाना चाहता हूँ कि 2024 में ना भारत में कितने चुनाव होने हैं। अब 2023 के ही दिसंबर महीने में आप देखोगे मिजोरम के चुनाव होंगे, फिर 2024 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, हरियाणा, महाराष्ट्र, वेरियस चुनाव एक के बाद एक होते रहेंगे। और भारत में देखिए 28 स्टेट्स हैं और उसके अलावा 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो लगातार 5 साल का अगर हम टाइम फ्रेम देखें, एक लोकसभा इलेक्शन से दूसरे लोकसभा इलेक्शंस तक, उस बीच ना लगातार एक कंटिन्यूअस साइकिल चलती रहती है इलेक्शंस की। आपके सामने भी होता होगा, आप कहते होगे कोई बड़े इलेक्शन ना हर 6-7 महीने में एक बार दिखी जाते हैं। और ऑब्वियसली इसका जो खर्चा है ना ये कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स में पहुंच चुका है। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर हम 2014 के इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का खर्चा देखें तो ये पड़ गया था रफली 3,800 करोड़ रुपए से भी ऊपर। हम रफली मान के चलते हैं यहाँ पर कि चलो 4,000 करोड़ का खर्चा आ गया था 2014 के चुनावों में। ये खर्चा और ज़रा बढ़ गया था 2019 के चुनावों में। और फिर जो हमारे स्टेट इलेक्शन होते हैं, मान लो जी बिहार जैसी स्टेट है, बड़ी स्टेट है, वहाँ पे इलेक्शन करवाना है तो उधर भी 300-400 करोड़ रुपए खर्च होते रहते हैं। तो आप सोच कर देखो एक बार कि लोकसभा के लिए इलेक्शन हुआ, देश के 4-5 हजार करोड़ के आसपास एट मिनिमम खर्च हो गए। उसके बाद लगातार छोटे छोटे और इलेक्शन होते जा रहे हैं। टोटल खर्चा आराम से $1 बिलियन से भी ऊपर का आ रहा है और ये खर्चा इन द फ्यूचर ऑब्वियसली बढ़ता ही रहेगा क्योंकि हम इलेक्शंस अपने इंप्रूव भी कर रहे हैं वोटर्स के लिए और सहूलियतें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ओवरऑल एक टाइम पर हम लोग एक वोटर पे अगर खर्चते थे 1 रुपये से भी कम, आज के समय एक वोटर पे 46 रुपीज से भी ऊपर खर्च किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन द्वारा। अब यहाँ पे हो सकता है कि आप में से कुछ लोग गूगल करें, वहाँ पे लिखा हो कि इंडिया के चुनाव दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव बन गए, 60,000 करोड़ का खर्चा हो गया। वो जो खर्चा दिखाते हैं ना 60,000 करोड़ रुपीस का, वो पॉलिटिकल पार्टीज का होता है कि कैंपेनिंग में, एडवर्टीजमेंट में सब पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर कितना खर्च दिया था। मैं यहाँ पे बस बात कर रहा हूँ कि सरकार का कितना खर्च होता है इलेक्शंस ऑर्गेनाइज करवाने में इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तो देखिए आज नहीं तो कल एक बहुत ही बेसिक स्टेप बनता है कि हमारा देश वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ कदम बढ़ाए। एक टाइम पे हमारे देश में वैसे वन नेशन वन इलेक्शन का सिस्टम था, आई मीन बाय लॉ नहीं था, मगर जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इनिशियली आप देखोगे जो स्टार्टिंग के इलेक्शंस हुए थे, चाहे लोकसभा के इलेक्शंस हो या स्टेट इलेक्शंस हो, ये सब इकट्ठा 1951-52 के आसपास हुए थे। उसके बाद ना देखो धीरे धीरे
हमने एक ट्रेंड ये नोटिस किया कि मान लो कोई राज्य है, वहाँ पे सरकार गिर गई, वहाँ पे बहुमत खो दी किसी गवर्नमेंट ने, तो उसकी वजह से धीरे धीरे ना जो ये साइकिल है टूटती गई। और अब ये सिस्टम ऐसा बन गया है हमारा कि पहले हमारे लोकसभा के चुनाव होते हैं, फिर लगातार हर स्टेट के इलेक्शन अलग अलग अपने टाइम के हिसाब से होते रहते हैं। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, इकट्ठा इलेक्शन अगर हम करवाएंगे ना तो पैसा बचेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पैसा बचेगा और पॉलिटिकल पार्टीज का भी पैसा कम खर्च होगा। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं हमें क्या चिंता कि पॉलिटिकल पार्टीज कितना खर्च रही है कितना नहीं खर्च रही। देखिए, चिंता होनी चाहिए। अगर पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा पैसा खर्च रही है तो कहीं ना कहीं ये भी क्वेश्चन आता है कि ये डोनेशंस कहाँ से आ रही है, कौन डोनेट कर रहा है, क्या इससे पॉलिटिकल पार्टी पर कोई लायबिलिटी आती है नहीं आती। तो एक आइडियल सर्कमस्टांस में हमारे लिए सबसे बेहतरीन ये होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी खर्चा कम हो और पॉलिटिकल पार्टीज को भी कॉन्स्टेंटली इलेक्शन में इतना सारा पैसा ना खर्चना पड़े। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दुनिया में डेमोक्रेसी तो कई देशों में है, यूएसए में है, कनाडा में है, यूरोप के कई देशों में है, वहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन का सिस्टम क्यों नहीं है। देखो, वन नेशन वन इलेक्शन हम इंडिया में कहते हैं इसको, वैसे यूरोप में बाकी जगह यहाँ पर ये लोग यूज़ करते हैं ये टर्मिनोलॉजी साइमल्टेनियस इलेक्शन। साइमल्टेनियस मतलब होता है कि एक साथ कोई चीज़ करना। अगर आप साइमल्टेनियसली खाना खा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप दोनों काम इकट्ठा कर रहे हैं। तो कई देश हैं दुनिया में, यूरोप के ही आप देखो 2 देश आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट कंट्रीज, एक स्वीडन एक बेल्जियम। यहाँ पे साइमल्टेनियस इलेक्शन का सिस्टम आपको मिल जाएगा। इकट्ठा इनके लोअर हाउस के इलेक्शंस और जो इनकी वेरियस जो राज्य हैं उनके इलेक्शंस ये इकट्ठा करवा देते हैं। और साउथ अफ्रीका में भी आपको सेम केस मिलेगा और ये ट्रेंड मैं देख पा रहा हूँ फैल रहा है। इंडिया के केस में वैसे मैं आपको बता दूं, ये साफ साफ दिखता है कि इंस्पिरेशन कि यहाँ पे जो आइडिया आया है वन कंट्री वन इलेक्शन का, ये स्वीडन से आया है। स्वीडन में देखिए इन लोगों ने बहुत सा पैसा बचाया है, कंट्री की प्लानिंग में हेल्प मिली है, क्योंकि एक बार डिसाइड हो गया, ठीक है चलो 5 साल में ना हम मान के चलते हैं कि जी 2-3 महीने चुनाव होंगे, उसमें डिसाइड हो गया कि स्टेट में कौन सी सरकार होगी, सेंटर में किसकी सरकार होगी, पीएम कौन सा होगा। उसके बाद ना आने वाले 5 साल में बस जो प्लान्स आपने बना लिए उनको एग्जीक्यूट करने में टाइम लगता है। नहीं तो कॉन्स्टेंटली आप इंडिया का केस देख लो, बहुत निराला है। हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस कॉन्स्टेंटली ना इलेक्शंस पे फोकस करते रहते हैं। मैं सही में सोचता हूँ कि इनको कंट्री के फ्यूचर के बारे में, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के बारे में सोचने का कितना टाइम मिलता होगा, कितना मौका मिलता होगा। और ऐसा नहीं है कि स्वीडन का केस देखकर सिर्फ हमको प्रतिभा मिली है। एक्चुअली एक देश है इंडिया के पास, इंडोनेशिया, एक बहुत बड़ा देश है। आबादी आप अगर देखो इंडोनेशिया की तो ऑलमोस्ट 28 करोड़ के आसपास है, कहीं से भी कम आबादी ये नहीं होती। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इंडोनेशिया। और यहाँ पर भी देखा गया हाल ही में इन लोगों ने साइमल्टेनियस इलेक्शन का सिस्टम अपना लिया है। इधर आप देख पाओगे आर्टिकल, इंडोनेशिया एक्चुअली अगले साल 2024 में दुनिया के सबसे बड़े सिंगल डे इलेक्शन होस्ट करने वाला है। और यहाँ पे आप देख पाओगे इस आर्टिकल में प्रॉपर्ली लिखा हुआ है, नीचे अगर आप यहाँ पर देखोगे साइमल्टेनियस इलेक्शंस, ये इंडोनेशिया ने हाल ही में बदलाव किया है। इन्होंने कई लॉज बना दिए हैं जिससे अब ये कंट्री लगातार बहुत सा पैसा सेव कर पाएगा इलेक्शन साइकिल्स में। कॉन्स्टेंटली ये नहीं होगा कि अभी डिसाइड किया गया कि प्रेसिडेंट कौन था, अब ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन से राज्य में किसकी सरकार होगी। कॉन्स्टेंट इलेक्शंस हो रहे हैं। इंडोनेशिया ने ये सिस्टम खत्म कर दिया और सिंस इनके एक ही दिन में ना ये बड़े इलेक्शन होने वाले हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये दुनिया में बिगेस्ट सिंगल डे इलेक्शन हो जाएगा। वैसे आप अगर देखो ओवरऑल मैग्नीट्यूड के हिसाब से तो इंडिया के सामने दुनिया का कोई कंट्री ठहरता नहीं है। हमारे इलेक्शन दुनिया में सबसे बड़े होते हैं, बट सिंगल डे इलेक्शन में ना ये हमसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि लोग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए वोट कर रहे होंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है, अगेन ये कॉन्सेप्ट फैल रहा है कॉमन सेंस की वजह से कि आपको अगर प्रॉपर प्लानिंग करनी है तो इवेंचुअली ना आपको एक सोचना होगा, ओके इलेक्शन हो गए, अब उसके बाद गवर्नेंस होगी। कॉन्स्टेंटली अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो आपको गवर्नेंस करने में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो इंडोनेशिया के अलावा बात चल रही है, हो सकता है कि इन द फ्यूचर फिलीपींस और कई और कंट्रीज ऐसा एक मॉडल अपना लें। और वैसे आप लोग जान के हैरान होंगे, एक तो मैंने आपको बता दिया साइमल्टेनियस वोट, एक और कॉन्सेप्ट होता है ये अफ्रीका में चलता है, डबल साइमल्टेनियस वोट। ये बड़ा खतरनाक है, ये मुझे कॉन्सेप्ट कभी समझ नहीं आया ये लोग कर क्या रहे हैं। इसमें क्या होता है कि आप एक सिंगल वोट डालते हो, ठीक है, आपका सिंगल वोट ना एक ही वोट वो डिसाइड करेगा कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी, स्टेट में किसकी सरकार बनेगी।
जबकि इंडोनेशिया में, स्वीडन में, जो मैंने आपको बाकी एग्जांपल दिए हैं, वहाँ पे वोटर के पास ऑप्शन होती है कि केंद्र में किसको वो वोट करेगा और स्टेट में किसको वो वोट करेगा। तो मेरे हिसाब से स्वीडन, इंडोनेशिया और जो बाकी कंट्रीज़ का जो ये मॉडल है, ये ज़रा बेहतर है। और अब इंडिया में ये मॉडल हमें लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपका ओपिनियन। क्या आप मानते हैं कि जिस तरीके से एशिया में बड़े कंट्रीज वन कंट्री वन इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, अब देखो, कोई बहुत ही ज़रा छोटा कंट्री हो ना, लाखों की आबादी हो, तो उनको चिंता करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। बट जब आबादी आपकी पहुँच जाती है करोड़ों में, तो कहीं ना कहीं आपको डिसाइड करना पड़ता है कि क्या करें, इलेक्शन साइकिल को कैसे मैनेज करें। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, क्या आप वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं या फिर आप मानते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ख़राब है, इससे जो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको लॉस हो सकता है? क्योंकि देखो, यहाँ पे अब होगा क्या, अगर ये कॉन्सेप्ट इंडिया में लागू हो जाता है, 2-3 महीने में ना लहर बनेगी, ठीक है, एक पार्टी की। अब उस लहर में कोई बड़ी बात नहीं है, जो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो स्टेट में सरकार चलाती हैं, वो बह जाए। तो इसको लेकर काफ़ी कंसर्न है। हालांकि पर्सनली आप मुझसे पूछे, मेरा मानना है कि इंडियन वोटर इतना मैच्योर है, इतना उसमें समझ है कि कहाँ पे उसको किसको वोट करना है। हमने ये बात काफ़ी बार देखी है कि नेशनल लेवल पर वोटिंग जब करनी होती है, लोकसभा की जब वोटिंग होती है, तब वोटिंग ट्रेंड अलग होते हैं, स्टेट लेवल पर वोटिंग अलग होती है। लोग अच्छे से अवेयर हैं कि नेशनल इश्यूज़ क्या हैं, स्टेट लेवल लोकल इश्यूज़ क्या हैं। तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि आप वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं, क्या हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल, लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you. वीडियो खत्म होकर भाई साहब, वन नेशन वन इलेक्शन, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। इससे टाइम की बहुत बचत है, टाइम और पैसे दोनों की। अब देखा जाए तो इलेक्शन होता है, एक पार्टी जीतती है किसी स्टेट में, तो खबरों पे चलता है और आवाम सुन रही थी, अच्छा जी फलाने स्टेट में फलाने जीत गए, वो खुशियां मना रही होती है उस पार्टी की। तो कुछ जो हारे तो वो मातम कर रहे होते हैं। तो इस तरह का सिस्टम चलता रहता है। लेकिन उससे क्या होता है, एक वो मेरे ख्याल में ये चीज ना एक टाइम का ज्यादा साल पूरा लग जाता है। कोई भी कंट्री हो, उसमें इलेक्शन के बाद जो है ना कंट्री की पता चलता है कि कंट्री किस तरफ चलेगा। जब तक वो उतनी जब तक इलेक्शन मुकम्मल नहीं होती, वो जो इन्वेस्टर है वो भी कंफ्यूज रहते हैं। जिस तरह आजकल पाकिस्तान किसी ना किसी स्टेट में इलेक्शन होता रहता है ना, वो ये कंफ्यूज रहते हैं किधर इन्वेस्ट करनी किधर नहीं करनी। एक दफा एक दिन में इलेक्शन हो गया, पता चल गया फलानी की गवर्नमेंट बन गई, पुलिसियां आ जाएंगी, काम शुरू। गवर्नमेंट की बचत होगी और सियासतदानों की बचत होगी जो इलेक्शन लड़ेंगे। सबकी बचत है भाई साहब, पूरे कंट्री का पैसा बचेगा, टाइम बचेगा। तो ये मैं कहता हूँ ये बहुत बढ़िया आइडिया। पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल में ऐसा ही होता है, पंजाब में तो एक दफा ही हो जाता है, पंजाब में एक दफा होता है। तो वो क्या होता है, जो MP MLA के इकट्ठे इलेक्शन होते हैं, और मतलब स्टेट और नेशनल असेंबली के जो मेंबर होते हैं उनके दोनों के। तो अक्सर ऐसा होता है कि भाई हम जो अक्सर यहाँ पर ऐसा ही होता है कि लोग जो है ना कुछ अपने स्टेट का है तो उसको अलग पार्टी के बंदे को वोट देते हैं, और जो MLA या होता है वो बड़े नेशनल असेंबली का जो मेंबर होता है वो क्या करता है उसको अलग पार्टी को वोट दे देते हैं। हाँ। तो ये यहाँ पर भी ऐसा ये सिस्टम चलता है। और कई तो क्या कहते हैं कि भाई जो एक पार्टी को वोट देना है चाहे वो जिससे भी हो, दोनों तरफ से उसी को, तो उसकी अपनी सिलेक्शन है ना, हाँ, जिसको वो पसंद करता है उसको उसने वोट डालना है। करना है।
लेकिन भाई खर्चा तो बहुत है। हमारा इलेक्शन कमीशन तो रो रहा है भाई साहब, हमारे पास इतने पैसे नहीं पैसे खर्चा नहीं। करने के लिए। तो बार बार इसलिए हो रहा है। 46 रुपए अगर इंडिया का खर्चा हो रहा है एक आदमी पे। एक वोटर पे, तो करोड़ों में वोट होते हैं भाई साहब, अंदाजा लगा लो फिर कितने हैं। उनकी तो बात ही बहुत कोई ज्यादा शक नहीं। चलो बच्चे बुच्चे निकाल के कम से कम 60 करोड़ तो लोग वोट देते हैं। 60 चलो छोड़ो, 50 करोड़ तो लोग देते ही देते हैं। हैं। हाँ तो कितना खर्चा बन गया। गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा खर्चा होता है। बहुत खर्चा भाई, करोड़ों रुपए खर्चा। और जो इलेक्शन की पार्टियां होती हैं वो खर्चा करती रहती हैं। वो तो अलग से हो गया ना, वो तो हर कोई अपनी भाग दौड़ के लिए खर्च करता है। 60,000 करोड़ बता रहे थे वो, 60,000 करोड़। जो सिर्फ टोटल तो नहीं, जितने मुल्क की आबादी है टोटल तो बहुत नहीं वही ना। ना भाई साहब, ये जो हमारे MP है, MLA कितना पार्टीज खर्चा वाले करते हैं हैं, ना, बहुत इतना ज्यादा वो खर्चा करते करते हैं। हैं। सियासतदान इतना पल्ले से खर्चा करते इतना हैं। हाँ। मतलब 60,000 करोड़, 60 करोड़ भी अगर वोट दे तो एक बंदे को 1,000 रुपया दे सकते हैं। हाँ हाँ? जब वो सादक संजरानी पाकिस्तान में सेनेट का चेयरमैन बना है ना, हम्म। आप लोगों ने देखा होगा, मैं बार बार 100 बार भी कह चुका हूँ, इतना ज्यादा पैसा पाकिस्तान की तारीख में कभी इलेक्शन पे नहीं लगा जितना एक सेनेट पे उसने खरीदने के लिए लगा दिया यूसुफ रजा गिलानी के बेटे ने। अच्छा। इतना पैसा उस बंदे ने लगा दिया, और इमरान खान ने पकड़ के चीफ जस्टिस से गुलजार से इनको केस भी किया था, बताया था चीफ जस्टिस साहब को, ये देखो आंखों के सामने पैसे दिए जा रहे, इतने खरबों मिलियन रुपये दिए जा रहे, किधर से पैसा आ गया? ये तो कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है। इसको खरीदने के लिए यूसुफ रजा गिलानी साहब वज़ीर आज़म के बेटे के पास कितना पैसा है, कहाँ से किधर से आ गया? इसका मुझे बताओ, पूछ के बताओ। फिर ताना क्या देता है, इमरान खान का हक बनता है बाहर की कंट्री से पैसा लेके आ जाए। जब उसने केस किया ये पैसा कहाँ से आ गया, इसकी मिले फैक्ट्री ये सब है भी नहीं, वो खुद इकरार कर चुका यूसुफ रजा गिलानी। फिर इतना खरबों मिलियन रुपया किधर से आ गया? जो सैनट को दे के खरीद रहे तो फिर भी हार गए। अच्छा, फिर भी फिर भी अंदाजा लगाओ, सादर संजरानी पीटीआई का बंदा था, इमरान खान की तरफ से वो जीत गया, पैसा भी लगाया, फिर क्यों हार गया? वो पैसा उसने बोला किधर से आया मुझे बताओ, आज तक नहीं पता चला। वो पैसा किसने दिया? वाकई इसके बेटे ने दिया, मूसा गिलानी ने, या कौन देने वाला था? पैसा भी आ गया। या इतना पैसा किधर से यूसुफ वो आ गया? जो बिजनेसमैन है तो वो सपोर्ट करते हैं। तो ये तो बात है ना, हमारे मुल्क में तो पहले ही एक दिन इलेक्शन हो जाता है, 3 महीने का वक्त होता है कंपेयर करने का, उसके बाद एक दिन इलेक्शन हो जाता, फैसला हो जाता, रात को 11 बजे ऐलान हो जाता, फलाना तो वज़ीर इंडिया सुबह। में इतना मतलब कि जदीद दौर होने के बावजूद वो कैसे निजाम को फिर ये चला रहे थे? वो ये बहुत बड़ा इंडिया है ना, इसलिए पूरा वो साल चलते इलेक्शन होते रहते हैं ना। छोटा मोटा भाई साल बड़ा। छोटा नहीं तो आज इतनी जदीद टेक्नोलॉजी भी तो है। और मामा एक साथ उनका अभी इलेक्शन तो चलता इलेक्शन रहता आएंगे है। तो एक किसी दिन ना किसी में स्टेट में हो इलेक्शन होता जाएगा। रहता है। अभी तक तो वो हमारी तरफ भेजे जाते हैं ना एक नई इलेक्शन। चीज लागू करने में थोड़ा टाइम लगता है, प्लानिंग चल रही है, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। हाँ। लेकिन भाई साहब ये वन नेशन वन इलेक्शन इंडिया को इसमें फायदा है, भाई नहीं, आवाम को भी, सियासतदानों को भी, और पैसे भी बचेगा। इससे पूरे हिंदुस्तान को फायदा है। सबसे ये पहले एक ही दिन में एक फैसला हो दिन में जाएगा। फैसला हो जाना है, आगे से कंट्री चालू शुरू। आप ये देखो, नहीं तो भाई साहब वो जो ऐसे होता है कि टेस्ट में टिच लगे रहते हैं, खर्चा होता दे रहता रहते है। हैं। खर्चा हर तरह का, वो ना कोई इन्वेस्टमेंट चार्ज की जाती है, ना कोई कुछ, ना कोई क्योंकि पता ही नहीं मार्केट चलता कि कौन यार सा कितनी स्टेट- लड़ाई दंगे फसाद भी हो जाती है। हाँ, एक yes, स्टेट में उत्तर प्रदेश में कौन जीता? बीजेपी। कर्नाटक में शायद हार गए बीजेपी हाँ। वाले, उधर लड़ाई हो गई, मीडिया फिर पहुंच जाती है, आप क्यों हार गए, आपकी हुकूमत थी, आवाम जज्बात में आ जाती है, बात उधर करके घरों में जाके मोहल्लों में लड़ाइयाँ करके उसको कत्ल कर देते हैं, पोलिंग स्टेशन पे बहुत उनके ज्यादा मारे जाते हैं। जिससे ये भी काम हो जाएगा, एक दिन इलेक्शन हो जाएगा, किस्सा वाह। खत्म हो जाएगा, जो सालों साल वो चलता रहता है। जब वो प्लान करते हो ना कंट्री के लिए, वो प्लान का वक्त बच जाएगा, एक साल पूरा बच जाएगा, उसमें बंदा पता नहीं कितने अपने काम काज से करता है, ऐसी बात। वक्त भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, एकदम इलेक्शन हो जाएगा सुकून से। एक दिन सिक्योरिटी लगा के जो खर्चा होना एक दिन ही हो जाना है। इसमें इंडिया को फायदा है, खर्चे कम काम होना, और इंडिया को बहुत फायदा होने वाला अपने है। कंट्री को कंट्रोल करना में वो भी तो मुश्किल होता है। हो सकता है ये जो सरकारी इदारे या सिक्योरिटी इदारे होते हैं, नफरी लगाना, कोई इलेक्शन पे साफ जाहिर है भाई साहब सिक्योरिटी होती है, नफरी लगाई जाती है, बहुत उसका भी तो ज्यादा। मैनेजमेंट करना तो हो सकता है भाई साहब। अगर यूपी में इलेक्शन है तो किसी दूसरी स्टेट से भी नफरी मंगाते होंगे, पुलिस वगैरह, ये तो पक्की यही बात है। वजह है भाई साहब, सिक्योरिटी रीजन की वजह से ये हो सकता है, ये ना हो। और यार हमारे यहाँ नहीं होता, इमरान खान को इस्लामाबाद जलसा जब कर रहे थे वो सैफर दिखाने के लिए,
उस दिन आपने तीन कांच मंगाया, सिंध और बलोचिस्तान से पुलिस आई मंगवाएगी। बताओ ये होता है भाई। 20,000 बंदा टोटल बाहर के सूबों से बकाया और इमरान खान को रोकने के लिए, जिस रोज ने सैफ दिखाया तो था। भाई सिक्योरिटी का खर्चा होता है ना। हाँ, तो वो खर्चा नहीं हुआ, तो 20,000 बंदे खाने पीने का आने हाँ, जाने का होता खर्चा है। वो किसके साथ पड़ा? आवाम के साथ पड़ा, हाँ। उन्होंने खुद अपनी जेब से दिया। ऐसे ही। तो ठीक भाई साहब, क्या ये चीज मुमकिन है? सिक्योरिटी के मेरे हिसाब में सिक्योरिटी भी बहुत मुश्किल रीजन है, क्योंकि अक्सर इंडिया लड़ाई के झगड़े लिए। इलेक्शन में हो जाते हैं। हाँ। क्योंकि जात पात के नाम पर भी इलेक्शन होते हैं, कि होते हैं सिस्टम बहुत हर ज्यादा। इलेक्शन में पार्टी- खास करके पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में तो जात पात देखी जाती है। जात पात देखते हैं, फिर धर्म हो गया। हाँ। कुछ लोग होते हैं भाई साहब इन चीजों पे इलेक्शन पिछली होते दफा हैं। बांग्लादेश के अंदर नहीं इलेक्शन में आपने देखा था क्या हुआ था? मुसलमानों ने हिंदुओं के मंदिर गिराने शुरू कर दिए थे उधर, जज्बात में आके इलेक्शन के बीच पे। तो उधर मतलब कंट्रोल करना हसीना वालों को बहुत मुश्किल हो गया था, और आवाजें उठना शुरू हो गई थी तरह तरह की जगह से बांग्लादेश के ऊपर। भाई आवाम जुमले कसने शुरू कर दिए। होता है भाई साहब, ये इलेक्शन में ऐसी खराबियां चलती रहती हैं। और एक तो भाई साहब ये जो इलेक्शन के नाम पे जो लड़ाइयां दंगे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा। उससे बचत हो जाएगी। हमने तो अपने मुल्क में देखा है कितने बंदे मारे एक गए। और बैकग्राउंड, अगर खुदा ना खास्ता बड़े दंगे उठ गए तो बेटा पूरे कंट्री में उठेंगे। हाँ। ये भी चीज हो सकती है, लेकिन कंट्रोल कर लेंगे, आई विश के कंट्रोल हो जाए। और भाई साहब एक दिन में इलेक्शन हो जाए तो वो ज्यादा फायदा नहीं देगा, अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। सिक्योरिटी तो वो दे भाई साहब सकते हैं। जरूर बताइएगा, क्या जब ये स्टेट के इलेक्शन होते हैं तो क्या स्टेट की पुलिस होती है या फिर दूसरे स्टेट से भी पुलिस या सिक्योरिटी इदारे मंगवाए जाते हैं? जरूरत पड़े तो मंगवा सकते तो हैं। ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।